अगर मैं इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट समिट्स की बात करूं तो उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट समिट आती है विच इज कॉल्ड कॉप 15। ठीक है। एंड रिसेंटली आई एम गोना टॉक अबाउट द कॉप 30। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉप विच मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो दिस इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर मैं बात करूं कौन सी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो यहां हम बात कर रहे हैं कॉप 15 की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यस बट पेरिस कॉन्फ्रेंस। जो पेरिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। So this is the definition of the COP30, and it is the 30th summit which has been done in the Brazil right now at Belém for the climatic change, and it is for the awareness program for the climatic change. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज हम बात करेंगे इसी कॉप 30 समिट के बारे में, जिसको मैं आज अमेजोनिया भी बोल रहा हूँ। एंड व्हाई एम आई कॉलिंग इट अमेजोनिया? जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज इट हैज बीन डन इन द ब्राजील। ब्राजील के अंदर एक बहुत ही प्यारी जगह है विच इज कॉल्ड बेलम, जो जाना जाता है अपनी खूबसूरती की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल्ड अमेजोन। नाउ गाइज, मैं आपको बता दूं पहली बात, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉप। तो कॉप का मतलब है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यहां आकर कॉन्फ्रेंस करती हैं। अच्छा, ये पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो वर्ड था एक्चुअल में ये कब दिया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज गिवन इन टू 2015। 2015 में ये जो वर्ड था दिया गया, बिकॉज एक पेरिस में द समिट हैज बीन डन विच वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट समिट टिल नाउ। जो अब तक की सबसे इंपोर्टेंट समिट थी जो वहां पर हुई, उसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट डील, सबसे इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए, जहां पर बात करी गई क्लाइमेट को सेफगार्ड करने की, कि किस तरीके से क्लाइमेट को हम बचा सकते हैं। और वहीं पर एक ऐसी बॉडी की स्थापना होती है, ठीक है, एक ऐसी बॉडी की स्थापना होती है जो बॉडी, अब अगर कोई भी कंट्री क्लाइमेटिक चेंज पर दिक्कत करेगी, प्रॉब्लम करेगी, तो उस पर कोई भी ऑफिशियली एक्शन ले सकती है। और उस बॉडी का नाम है UNFCCC, विच मींस, मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, बेसिकली कॉपरेशन फॉर क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ना, जो आपको मैं बताऊं। बिकॉज रीजन क्या है, देखिए, द मोस्ट बेसिकली जो इंपोर्टेंट रीजन है वो ये है कि अगर कोई भी कंट्री इन फ्यूचर, सपोज अगर मैं बात करूं डेवलप्ड नेशन की, सपोज मैं यूएसए की बात कर रहा हूं, तो यूएसए अगर कोई भी दिक्कत करती है तो उस टाइम पर UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, सॉरी आई वुड लाइक टू चेंज इट, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, याद रखिएगा। लेट मी नोट इट डाउन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बॉडी। नाउ इन्होंने अभी भी रिसेंटली बेलम में स्टार्ट करी। बेलम एक ऐसी लोकेशन क्यों जहां पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। आपको पता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इज दैट कॉल्ड अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि ब्राजील के अंदर है। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद क्लाइमेट, वातावरण क्लाइमेट के से वो डायरेक्टली लिंक्ड है। क्यों? आपको पता है, देखिए, क्लाइमेट में नुकसान हो कैसे रहा है आप भी बता दीजिए, हम सबको पता है, एवरीवन नोज दैट द क्लाइमेट इज बेसिकली, it is disturbing just because of one thing that is called greenhouse gases। एंड उसको सपोर्ट कौन करता है? कार्बन एमिशन, कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे कार्बन एमिशन। आपको पता है ना, इन्हीं समिट्स में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा वादा पेरिस एग्रीमेंट का ये भी है कि 2030 तक भारत जो है अपने आप को कार्बन फ्री, है ना, कहीं ना कहीं 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा बाय द फ्यूल एंड ऑल, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं नेचुरली जनरेट करेगा, जिससे दिक्कत ना हो, जिससे कहीं ना कहीं ये जो बहुत बड़ा कार्बन एमिशन हो रहा है ये ना हो। लेट्स सी, देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नाउ यहां पर फोकस करने वाली बात क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको कॉप 30 के बारे में बताया, तो ये ग्लोबल एंड बेसिकली क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस है जो कि अभी अभी हुई है। एंड एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। नाउ इसके कुछ गाइडलाइंस थे, कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। इस बार तो होस्ट ब्राजील है इसका। ठीक है, वेलम इज अ वेन्यू जहां पर ये हो रहा है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो आपको कुछ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल बता रहा हूं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, 27 टोटल गाइडलाइंस है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड
कॉमन बट डिफरेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। अब एक बात बताइए नाउ, देखिए अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस को इस टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर कोई सपोर्ट करता है तो दो तरीके के नेशंस हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा डेवलप्ड कंट्री के बारे में, ठीक है। आज अगर ये बड़े लेवल पर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आज ये बड़े लेवल पर बढ़ रहा है तो ये डेवलप नेशन जितने भी है ना, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनकी तो बेचारी कोई गलती ही नहीं है, दे आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम दैट। तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है डेवलपिंग नेशंस का। तो यहां पर बेसिकली क्या बात कही जा रही है, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे मैं यूएसए की बात कर रहा हूं या मैं आज की डेट में कोई भी एक डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े लेवल पर डेवलप्ड है, भाई साहब इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर कार्बन एमिशन करा है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करा है, जिसकी वजह से आज केन्या जैसी कंट्रीज, आप समझ रहे हो, वहां सूखा पड़ा हुआ है, उनके पास थोड़ी ना आर्टिफिशियल रेन कराने के पैसा है। तो उनको पैसा कौन देगा, उनको पैसा देंगे ये डेवलप्ड नेशन उनके लिए, यानी कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो वॉट एवर हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड नेशन, so whatever happening to the climate just because of the developed nation, and you need to clear one thing now to make COP 30 and implementation by the COP। बेसिकली आपको मैंने बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहां पर हुई है, यहां पर जनरली किस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, इक्विटी को एड्रेस करने की जरूरत है, फेयरनेस को, एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया, भाई केन्या जैसी कंट्रीज के लिए आज कौन सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा। पूरे के पूरी अफ्रीका जैसे कंटिनेंट को तो आप पीछे का पीछे छोड़ रहे हो, तो आप सिर्फ वहां जा रहे हो जहां आपकी जरूरत है। जो कंट्रीज आज बेचारे अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज रिसेंटली गोइंग ऑन हियर, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जो अपने ट्रैक्स ऑफ चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड कि कहीं ना कहीं यहां पर ये जितने भी डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, मैं क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको ये वर्ड क्लाइमेट फाइनेंस कहीं दिखता है ना यूज होता हुआ, ये रहा, इसका मतलब पता है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेवलप्ड नेशन है, अब भैया देखिए जितने भी डेवलप्ड नेशन है, अब गलती किसने करी है, डेवलप्ड नेशन ने करी है, तो पैसा कौन भरेगा, डेवलप्ड नेशन भरेंगे। तो डेवलप्ड नेशन हर साल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट ऑफ यहां पर अमाउंट देंगे। एंड वो अमाउंट कितना डिसाइड किया गया, कितना देंगे, विच इज कॉल्ड 100 बिलियन पर ईयर प्लेज। बट ये वादा ये निभा नहीं पाए, और ये वादा कब बोला गया था कि 2015 तक हम इसको पूरा कर देंगे, बट ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए COP 25 में इंडिया इनके अगेंस्ट खड़े होकर बोला भी था कि ये चीजें पूरी होनी चाहिए। रिसेंटली COP 29 में इन्होंने प्रॉमिस किया कि अब हम इस टारगेट को इंक्रीज कर रहे हैं, अब हम एनुअली $300 बिलियन की इनको हर साल हेल्प करेंगे, टिल बाय द 2035 हम इसे पूरा कर लेंगे। हालांकि इन्होंने COP 30 तक के लिए वादा किया है करने के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर तक के लिए। तो ये जस्ट एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हम इसे देख रहे हैं, बट यू नो दैट की प्रॉब्लम आज भी अराइजेज हैं, ठीक है। आज ग्लोबली हम अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिगड़ चुका है क्लाइमेट की वजह से। अब दिल्ली जैसे एरियाज का हाल देख लीजिए, आप भारत का, पूरे भारत का हाल देखिए, किस तरीके से सोलर मैक्सिमा का इफेक्ट हो रहा है, किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, किस तरीके से अर्थ के अंदर क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, जब बारिश नहीं पड़नी चाहिए तब बारिश पड़ रही है, फ्लड्स नहीं आने चाहिए फ्लड्स आ रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशन के द्वारा किया गया एक फंडा है, एंड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन COP 30। एंड होपफुली हम इन सब चीजों को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर पाए, मींस कहीं ना कहीं अपने आप एनवायरमेंट को सेफ गार्ड कर पाए और क्लाइमेटिक कंडीशंस को दोबारा नॉर्मल कर पाए। आई होप गाइस आपको ऑटोमेटिकली समझ आया होगा बाकू टू बेलम क्लाइमेट फाइनेंस रोड मैप, मतलब समझ रहे हो आप, बाकू जस्ट जहां पर COP 29 की सबमिट हुई थी, और बेलन जाकी अभी अभी रिसेंटली COP 30 की सबमिट हुई है। तो भैया ये एक रोड मैप था जो मैंने आपको तैयार करके बता दिया। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ आई होंगी। कहीं ना कहीं ब्राजील यहाँ पर लीड कर रहा है, और पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह मिला के कुल मिलाकर हमको इतना फर्क पड़ता है कि आज जो क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी वजह से बिगड़ रहे हैं, कल को आप उनको ठीक करके दोगे, चाहे वो 10 साल पुराना पेरिस एग्रीमेंट हो या कोई भी हो। जस्टिस एंड इक्वलिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियलिक एजेंडास है जिनको देखना पड़ेगा। और अमेजोन का वेन्यू इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक सिंबल है जहां पर वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और ये आपका कर्तव्य बनता है। आई होप गाइज आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, मजा आया होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो मैं आपको बता दूं, हर साल हमारी एकेडमी कुछ कोर्सेज लॉन्च करती है, जैसे जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस। आप किसी भी कोर्स बेसिकली कोर्स को यूज कर सकते हो।
मेरे कोड को यूज करो, उस क्यूआर कोड को स्कैन करो, यू विल गेट द डिटेल्स एंड यू विल ऑल्सो गेट द डिस्काउंट। ठीक है, चलिए गाइज मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।